नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। यह एक विशेष अवसर है वीर सावरकर पर निष्ठा रखने वाले और राष्ट्राभिमानियों के लिए। वीर सावरकर पर निराधार टिप्पणियां करने वालों पर स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की यह दूसरा प्रचंड विजय है। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर जी। सर, स्वागत है आपका। पहले एबीपी माझा और अब द वीक ने माफी मांगी है। इस विजय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसे विजय कहना मैं गलत समझता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी गर्व की बात नहीं है हमारे लिए कि हमारे देश में हमारे क्रांतिकारियों को लोग गाली दे और बाकी सभी सुन ले। इसमें ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केवल सावरकर स्मारक हम लोग 5 साल से इसे जूझ रहे हैं। ये विजय जरूर है, मगर एक और ये हमारे कुप्रवृत्तियों पर भी एक इशारा करता है कि हम कितने सो चुके हैं कि कोई आके हमारे मानदंडों का अपमान करे और हम उसे छोड़ दे। ऐसे ही 2 दिन तक मामला चलता रहा, फिर बाद में सब भूल गए। तो ये फिर भी मुझे लगता है कि ये जो विजय है ये उन ताकतों को जरूर मजबूत करेगी जो आज भी लड़ने में भरोसा रखते हैं, जो रखते हैं कि आज हम कुछ करें तो उसका कुछ फायदा होगा। सर, ये जो द वीक वाला प्रकरण था, ये कैसा था? आखिर आप बता रहे हैं 5 वर्ष का कालखंड लगा द वीक से द वीक करने में। ये कैसे प्रकरण आप लोगों ने उठाया और कैसे इसका पूरा कालखंड कार्यवाही कैसे हुई? देखो, द वीक ने जो पब्लिश किया सावरकर जी के सामने, लैम लायनाइज, मतलब एक बकरी को शेर बना दिया है पकड़ के, ऐसी जो अभद्र भाषा थी उस समय तो देश में काफी निषेध हो गया, मगर 2 दिन में सब भूल गए। और इसी प्रवृत्ति का मुझे लगता है कि ये हमने छोड़ देना चाहिए। हमारे राष्ट्र के मानदंडों को कोई भी अवमानित करे और हम उन्हें छोड़ दे तो ये गलत होगा, क्योंकि उसके बाद ये वीक में जो लेख आया था, वीक एक बड़ा पब्लिकेशन है, तो उसी का दाखला देते हुए हर कोई उठ के कहता था कि सावरकर भगोड़े थे, सावरकर ने ब्रिटिशों से माफी मांगी, और प्रूफ में कहे तो वो वीक को दिखा देते। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि अभी इसके पहले भी कोई किताबें छपी थी छोटी मोटी, तो उसके तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उनके ऊपर हम ध्यान दें तो उन्हें वो एक फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। तो वो लोगों का नाम भी मैं नहीं ले रहा चाहता हूँ क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं है। मगर वीक ये ऐसा मैगजीन है, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन का मैगजीन है, तो हमें जन लगा कि इसके विषय हमें करना चाहिए। और मेरे सहकारी मंजरी मराठे और राजेंद्र वराडकर ये भी मेरे साथ थे। हमने 5 साल पहले इसमें प्रेस एक्ट के तरह भी हमने ये किया, तो हमें कहा गया कि आप सीधा कोर्ट में अप्रोच हो जाइए। तो हमने फिर कोर्ट में याचिका दाखिल की, और इसमें मैंने सोचा कि ये कोई व्यक्तिगत मानहानि की बात नहीं कि जिसकी भरपाई कोई पैसा देकर कर सके। तो ये जो है ये वीर पुरुषों का अपमान है, इसीलिए हमने एक क्रिमिनल केस डाली, फौजदारी केस, जिसमें कोई 1 पैसे की नुकसान भरपाई नहीं मिलती है। तो वो डालने के बाद 5 साल है हमारी केस चली, क्योंकि आपको तो पता है कि आपकी न्याय प्रक्रिया कितनी धीरे से चलती है। तो उसके बाद आज उन्होंने वो खुद हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हम माफी मांगने को तैयार है, आप केस पेश कीजिए। तो हमें तो कोई वीक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, तो हमने उनका मतलब उन्होंने आज माफी छापी है, तो ये मामला हम कोर्ट को हमारा नोटिफिकेशन दे देंगे उनके ऊपर से मामला हटाने के लिए। सर, माफीनामे की जहां तक बात होती है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, यह तो उस समय का एक फॉर्मेट था जो लीगल प्रोसीजर में था कि यदि आपको अंग्रेज सरकार को मैं आपको काट रहा हूँ करुणाशंकर जी, माफी मांगी ही नहीं है। देखो, पहली बात तो गलती कहाँ है, वो पिटीशन को मांग की पिटीशन, यानी मर्सी पिटीशन कहते हो, पिटीशन का नाम था वो 10 तक वो उसकी कैटेगरी वाज मल्टीपिटिशन एंड इट वाज ए क्वासी जुडिशियल राइट। ये एक अर्ध न्यायिक अधिकार है बंदियों का कि एप्लीकेशन दे, एक आवेदन पत्र करे। तो उन्होंने आवेदन पत्र किए हैं, और अभी ब्रिटिशों के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए 1917 के, इसमें ब्रिटिश उससे खुद कहते हैं कि ये सावरकर की माफी ऐसे का नहीं कहते, वो उसमें दिमाग है सब्जेक्ट, ये पिटीशन ऑफ वीर सावरकर फॉर जनरल रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। तो सार्वत्रिक माफी सभी राजबंदियों को दे, ऐसा सावरकर की पिटीशन है, ये वो खुद कहते हैं। और उसके बाद सर रेजिनाल्ड पड़क कहते हैं कि इसमें कोई माफी नहीं है, इसमें कोई खंड नहीं है, इसमें कोई खेद नहीं है। तो ये कैसी माफी होगी? तो ये 2 शब्द इधर के पकड़ के माफीनामा इन्होंने बना दिया,
और विक्रम संपत जी जी ने ये अपनी किताब में पूरे उन्होंने सब एविडेंसेस सामने आए हैं और हमें भी उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सप्लाई किए और इसी के कारण जी ये विक्रम संपत जी का किताब आया और हमने वो डॉक्यूमेंट एनेक्स कर दिए कोर्ट में। तो वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कारण मलयाली मनोरमा को आज कोई दूसरा पर्याय नहीं है माफी मांगने के सिवाय। जी सर, इस पर आपने भी एक पुस्तक लिखी हुई है जो कि लोगों के प्रश्नों का उत्तर देती, जो इस तरीके के अपर्याप्त जो साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाते हैं उनके लिए। आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, उस पुस्तक के विषय में। देखो फिर मैं कहता हूँ कि ऐसी किताब मुझे लिखनी पड़े, ये दुर्भाग्य है, इसमें काफी समय जाता है। हमारे महापुरुष है, मगर फिर अभी ये जो गाली गलौज शुरू हो गई तो पहला काम था उसका जवाब देना, वो तो हमने दे दिया है। वो किताब अभी मेरे पास नहीं है तो जी मगर ये जब मैंने देखा कि ये कब से शुरू हुआ ये, तो सावरकर जी की बदनामी पहले नेहरू ने शुरू की, उन्होंने गांधी हत्या में फंसाकर, क्योंकि ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपोनेंट ऑफ नेहरू। एक राजकीय ध्रुवीकरण हो गया था। वीर सावरकर और सरदार पटेल के बीच में कोई पत्रव्यवहार सामने आया है, कुछ हमारे पास भी है वो। तो ऐसी एक आशंका थी कि सावरकर और पटेल ये दो मिल गए तो नेहरू कहीं के ना रहते। तो और उसी दरमियान ये 13 तारीख को एक सावरकर जी को खत मिला है कि पटेल जी आपसे बात करना चाहते हैं आगे की रणनीति के बारे में। ये 13 जनवरी 1948 में हुआ। दुर्भाग्य से 30 जनवरी को गांधी की हत्या हो गई और पटेल हैज टू विड्रॉ, क्योंकि नेहरू की पूरा मतलब नेहरू जी ने पटेल पे पहले आरोप लगा दिया कि वो गांधी के हत्या में शामिल है। जयप्रकाश नारायण ने आरोप लगाया था ये, तो पटेल हैज टू विड्रॉ और इन्होंने सावरकर जी को अरेस्ट कर लिया। पॉलिटिकल रीजन था। उसके बाद फिर जब सावरकर राजनीति के बाद सक्रिय नहीं रहे क्योंकि उनकी तबियत भी ठीक नहीं थी, तो 1950 के बाद फिर कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंदिरा गांधी तो सावरकर जी की बड़ी प्रशंसक थी। तो उन्होंने सावरकर जी के जो धोरण थे, भारत को अण्विक शक्ति बनाना से लेके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, साइंटिफिक अप्रोच और ये जो सब सावरकर के जो विज्ञानिष्ठ, ये सब धोरण उन्होंने अपने अमल में लाए। और ये तो 2000 तक सब ठीक था ना। जब वाजपेयी गवर्नमेंट आ गई तो कांग्रेस को डर लगा कि भाई ये सावरकर के विचार अब वापस अगर प्रस्थापित हो गए तो कांग्रेस कभी सत्ता पे ना आ सकेगी। इसलिए उन्होंने कुछ भाड़े के लेखक, किराए के लेखक लिए और ऐसा उन्होंने कुछ आविर्भाव बनाया कि हमको ये पहला नया देख रहे। सावरकर जी की एप्लीकेशन उन्होंने जब लिखी तभी, मतलब उनके भाई को वो लिखते थे कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। उनके पत्र आज भी अवेलेबल है। वो पंजाबी, बंगाली पूरे देश भर छपते थे। देश भर लोगों को मालूम था कि आज सावरकर ने एप्लीकेशन किया है। ये कोई छुपाई बात नहीं थी। और उन्होंने खुद के लिए भी किया था, उन्होंने सभी के लिए किया था। और हर आवेदन में उन्होंने अंत में यही लिखा है कि अगर मेरे छोड़ने से आपको तकलीफ होती है या मेरी मुक्तता दूसरे राज्यबंदियों की मुक्तता में आड़े आती है तो मुझे ना छोड़िए मगर उन सबको छोड़िए। उन्होंने आगे जाके यहाँ तक लिखा कि जो आज क्रांतिकारी देश के बाहर है उन्हें आप देश वापस की इजाजत दीजिए। तो ऐसे पत्रों को कुछ तो एक उसमें से एक वर्ड निकाल के ये कांग्रेस के पेड़ लेखकों ने ये किया है। उसके बाद ये चलता रहा और ये फ्रंटलाइन मतलब दबिक ने उसे आगे, और निरंजन टकला कहते हैं कि उसने 40,000 डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, खुद ढूंढ के निकल आया, अनर्थ दे। तो ये तो सब ओपन बात थी। गांधी को मालूम था, नेहरू को मालूम था कि सावरकर ने पूरे देश को मालूम था। उसके बाद भी गांधी 1930 में कहते सावरकर जैसे देशभक्त नहीं है, वो अपने देशभक्ति की कीमत चुका रहे हैं। ये 1930 में गांधी कहते हैं, 1920 में, सॉरी जी। और उसके बाद देखो, उसके बाद ये ठंडा हो गया 2005 में, 4-5 के बाद, क्योंकि कांग्रेस यूपीए सरकार थी 4 से 14 तक। 4 से 14 तक यूपीए सरकार थी, तब ठंडा रहा वापस। फिर उसके बाद 14 में जब ये आ गई तो ये 16 का आर्टिकल है, ये 15 में मोदी सरकार आने के बाद। और ये मतलब इनका दुख है कि सावरकर की विचार सरणी के लोग आज सत्ता में आ रहे हैं और ये आएंगे तो गांधीवादी विचारों की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ये राजकीय ये था और ये इसीलिए हम ये लड़ाई कर रहे हैं। जी, ये एकदम मतलब ये इसको बहुत ही सटीक कहें तो ये इस देश का सर दुर्भाग्य रहा है कि क्रांतिकारियों का, स्वतंत्र वीर सावरकर तो अग्रणी क्रांतिकारियों में थे
और लेकिन उनके अलावा भी उनके पहले के और उनके बाद के भी जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनको यहाँ पर पहचान नहीं मिल पाई। यह सत्य बात है। आप इस पर आपकी क्या राय है? जी, हमने एक नाट्य प्रयोग का मेंशन किया था, हे मृत्युंजय, हिंदी में किया, और इसे जी, हमने जो इनका गढ़ कहते हैं वामपंथियों का, पाकिस्तानियों को जो गढ़ कहते हैं जेएनयू, वहां पे किया। जी, विद्यार्थियों का काफी प्रतिशत मिला, मगर वहां पूरे भारत के विद्यार्थी थे, मगर बंगाल के विद्यार्थी, जी, अपने क्रांतिकारों का नाम तक उन्हें मालूम नहीं था। तो आप जो जी, भारत भर तो छोड़ो, आप जिस प्रांत से आए हैं वहां कौन, ये जी, नाम तक मालूम नहीं था। और ये बड़े जी, दुर्भाग्य की बात है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इसके पीछे पूरे नेहरू की स्वार्थ बुद्धि है। नेहरू जी, ये क्रेडिट पूरा अपना खाना चाहते थे कि मैंने ही, तो उन्होंने वो गांधी नेहरू, और बाद में उसका नेहरू गांधी हो गया, मतलब नेहरू और जी, बाद में इंदिरा गांधी। तो ये गांधी नेहरू, नेहरू गांधी, ये जो उनको जो राज परिवार स्थापन करना था, तो उन्होंने कांग्रेसियों तक नहीं छोड़ा। आज आप मुझे जी, दो नाम गिना जी, दो ना, आपने किसी ने नए लड़के को बोलो कि भाई 1947 में कौन प्रमुख कांग्रेस नेता थे, वो बोलेगा जवाहरलाल नेहरू और गांधी, बाकी थे ही नहीं। अरे जी, 1947 में नेहरू जी की औकात क्या थी? जी, 1946 में जब इलेक्शन हुई कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए, तो उनका नाम तक रिकमेंड नहीं हुआ। आचार्य जी, कृपलानी का नाम रिकमेंड हुआ था, सरदार पटेल का जी, नाम सबसे ज्यादा राज्यों ने रिकमेंड किया था, जी, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम रिकमेंड हुआ था। जी, जबकि ये कांग्रेस वाले कहते थे वो मर गए, एक्चुअली मरे नहीं, वो दूसरा ही किस्सा है। मगर जो सुभाष चंद्र बोस तब जीवित थे, भारत के बाहर थे, कहाँ थे पता नहीं, उनका नाम रिकमेंड हुआ था, नेहरू का नाम जी, रिकमेंड नहीं हुआ। जी, एक भी किसी ने रिकमेंड नहीं किया। तो ये इनकी औकात थी नेहरू की। वो गांधी के भरोसे, गांधी ने फिर वो मैनिपुलेट किया कृपलानी को। आचार्य, मैं बोलता हूँ, आचार्य कृपलानी ने लिखा है अपने किताब में जी, कि मैंने बहुत गलत काम किया और पटेल जी ने मेरे पे उसके लिए बहुत गुस्सा थे। अगर पटेल जी, मुख्य प्रधानमंत्री बन जाते, अध्यक्ष बन जाते कांग्रेस के, तो आगे के जी, प्रधानमंत्री वही बन जाते, क्योंकि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है जी, वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो तय था। तो सत्ता के लिए ये अपने स्वार्थ के लिए सबको दांव पे धरने जी, वाले जो नेहरू है ना, इन्होंने आगे अपने बेटी को आने के लिए इन्होंने पूरी बीच की। वो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए 1950, जी, पटेल जाने के बाद, पटेल का देहांत होने के बाद वो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। वो जब 1947 से 50 तक वो अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट नहीं ला सके कांग्रेस में। जब पटेल गए तो जी, लालजी टंडन, ये पटेल के जी, समर्थक कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो जो आदमी अपना इसका व्यक्ति, अपनी व्यक्ति नहीं ला सकता है, उन्होंने पटेल जाने के बाद सभी कांग्रेसियों को जी, बाजू रखा, इनकी ऐसी हालत जी, कर दी कि ये हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, अभी उनकी समाधि कहाँ है बताओ मुझे? जी, राष्ट्रपति की जी, समाधि तो दिल्ली में होना चाहिए ना। पटना जी, में कहीं उन्हें उनका अंतिम संस्कार हुए और उसे ऑफिशियल प्रोटोकॉल भी नहीं दिया। जी, तो ऐसे कांग्रेसियों के भी नाम नहीं है। मैं तो कांग्रेस वाले से कहता हूँ कि अरे शर्म करो, आप एक परिवार के गुलाम नहीं हो। जी, तब कांग्रेस ही हमारे विरोधक थे, हमारे सावरकर जी की विचारधारा के विरोधक थे, मगर शत्रु जी, नहीं थे। कई अच्छे लोग वहां पे थे, उन्होंने देश के जी, लिए काम किया, उनके नाम नहीं है। नाम किसके? जी। जवाहरलाल नेहरू के है। सर एक प्रश्न और है कि इस समय इज़राइल में गाजा पट्टी को लेकर विद्रोह हो रहा है, तो इज़राइल का जो स्टैंड रहा है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर ने जो उस समय कहा था, आज उसी की परिपाटी पर एक बार पुनः इज़राइल वापस हुआ है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सावरकर ने हिंदुत्व में हमारे देश के इतिहास का अभ्यास किया और उन्होंने किया कि जब जब हमारे में फूट पड़ी थी, तभी भारत के जी, बाहर से आक्रामक अंदर आ गए, तुष्यक आ गए, जी, कुषण आ गए, उन्होंने हमारा धर्म तक सब डुबो दिया। तो उसके जी, बाद ये जो आक्रामक थे, जिन्हें संस्कृति नहीं थी, जिन्हें जी, शांति की कोई महत्ता नहीं थी, तो उन्हें एक ही भाषा समझ जी, थी, शस्त्र की, तलवार की। तो हमारे पुरखे जी, इकट्ठा हुए, पूरे मतभेद जी, छोड़कर इकट्ठा हुए और उन्होंने इनको पूरा भारत के बाहर खदेड़ दिया। तब सावरकर जी, जी ने कहा था, एक समान शत्रु जी, होने के बाद ही एकता होती है, और वो जी, हमारे यहाँ हुई, वो इजराइल में भी हुई। इजराइल के प्रेसिडेंट ने जी, यही कहा कि हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपके कारण आज जू पूरे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जी, मगर जो हमारे पुरखों ने किया, जो आज इजराइल कर रही है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के हिंदू आज भी सोए हुए हैं। आज भी हम धड़ों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, राज्यों में बटे हुए हैं, प्रांतों में बटे हुए हैं, जी, पंथों में बटे हुए हैं।
और विचारधाराओं में बटे हुए। और हमें ये याद नहीं कि शत्रु हमारा दोहरा शत्रु है, पाकिस्तान और चीन। जी और ये दोनों देश ऐसे हैं कि जो शस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहते। पाकिस्तान गजले हिंद की कर रहा है, आतंकी घुसाकर, जी और चीन एक वायरस घुसाकर हमारे पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है। तो हम आज जी जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? सावरकर जी के विचार है, ये दो लोग हमारे समान शत्रु है, पाकिस्तान और चीन, उसके विरुद्ध सभी हिंदुओं ने इकट्ठा होना चाहिए। सर, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्र वीर सावरकर की अवमानना पर लोग बार बार नए नए मुद्दे लेकर उठते रहते हैं। ऐसे लोगों को उत्तर देने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक क्या कदम उठा रहा है? पहला कदम तो हमने यहाँ उठाया कि ये जो तथ्य है, इसके बारे में जो सत्य स्थिति है वो हम खुद ही सामने आए। हमने खुद ही सावरकर की जो एप्लीकेशन पब्लिश की और आगे चलकर जो जो भी इसमें सावरकर जी के विरुद्ध गलत आरोप हो रहे हैं उसका उत्तर दिया। मगर हमारे यहाँ वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो स्वतंत्रता है, विचार स्वतंत्र के नाम पर जो अपना एजेंडा चलाने वाले लोग हैं वो तो वही बात बोलते जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि इनके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई की जाए, इनके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया जाए। एबीपी माझा नामक एक मराठी चैनल ने सावरकर जी को खलनायक कहा, उसके आगे हमने बड़ा आंदोलन चलाया और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। भारतीय दूरदर्शन के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब वीक ने जो किया उसके अगेंस्ट भी हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमने उनके ऊपर फौजदारी दंड संहिता के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर केस कर दी। उन्हें सजा, इसमें सजा का प्रावधान है, जेल में जाने का प्रावधान है। और जब तथ्य सामने आ गए तो उन्होंने भी विक्रम संपत की किताब रेफर की है। वो हमसे जब बात करने हैं तो उन्होंने माना कि हमारी गलती हो गई है, और विक्रम संपत की किताब वो अपने पास लेके आए थे कि जहाँ पे सभी ओरिजिनल फैक्ट्स है, ब्रिटिशों के रिकॉर्ड्स है, ब्रिटिश सावरकर जी के बारे में क्या कहते हैं वो सब है। तो ये सब उन्हें पता चला। उन्होंने कहा कि ये हमारे जाने बगैर किया गया, क्योंकि वो टाइम में जो लेखक थे वो भी छोड़ चुके हैं, तो हमारी गलती हो गई, हम माफी मांगना चाहते हैं। तो हमने भी कहा कि हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, मगर ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज इंग्लिश प्रेस के लिए एग्जाम्पल हो गया है कि ये जो पहले चलता था कि कोई भी सावरकर जी के बारे में कुछ भी गलत सलत लिखे, वो अब नहीं होगा। उनके आगे एक डर रहेगा कि नहीं कोई है। अरे 5 साल हमने लड़ाई लड़ी है कोर्ट की, ये आसान बात नहीं है। हमने किया है वो, और हम करेंगे। और मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे दादाजी है, मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि हम व्यक्ति पूजा के उपासक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वीर सावरकर ये हमारे देश के एक मानदंड है, वो युवकों का प्रेरणा स्थान है। और आज हम लोग एक अप्रत्यक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, चीन से। पाकिस्तान से गजवायन की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीन के वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दोनों हमारे शत्रु बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं, और हमें एकत्र करने के लिए ऐसे राष्ट्र पुरुषों की प्रेरणा की जरूरत है। सावरकर जी खुद कहते थे कि जब जब हिंदू अपने विघटित हुआ है खंडों खंडों में, तो देश भी विघटित हुआ है। देश का आगे का विघटन रोकना है तो हिंदुओं को पुनः एकत्र आना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें एक जो मानदंड चाहिए, जिसकी एक प्रेरणा स्थान चाहिए, और हमारे प्रेरणा स्थान जो बदनाम करेगा वो राष्ट्र विरोधी है। इस भावना से हम काम कर रहे हैं। और मेरी आपके माध्यम से सभी युवाओं को विनती है कि कभी भी अपने राष्ट्र पुरुषों का अपमान, ये सावरकर जी की बात नहीं है, आज सावरकर का अपमान किया, कल और किसी का करेंगे। शिवाजी महाराज को तो नेहरू तो चोर चक्का बोल ही चुके हैं। तो ऐसे कांग्रेसी जिन्होंने मुस्लिम खुशामत के लिए किसी हमारे मानदंडों को नहीं छोड़ा, उन्हें दंड देना आवश्यक है। आज सावरकर स्मारक अकेला नहीं है, हजारों लोग हमारे पीछे खड़े हैं, और ये हजारों से रुकने वाली नहीं है। ये बात अंत तक जाएगी। जो हमारा उद्देश्य है, वीर सावरकर उद्देश्य है कि हिंदू संगठित हो, समर्थ हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो जो हमारे लिए आदर्श हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, और स्वतंत्र वीर सावरकर भी हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, और सारे क्रांतिकारी जो इस देश के लिए बलिदान दिए हैं वो सारे उतने ही पूजनीय हैं। बिल्कुल सर, हम इसको मान्य करते हैं और अगली पीढ़ी को प्रसारित और प्रचारित करने के लिए हम लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। और इस विशेष अवसर पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते यही कहूंगा कि स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मस्थली नासिक रही है, जहां उन्होंने किशोरावस्था में स्वतंत्रता के लिए कार्य शुरू किया था। वीर सावरकर का जीवन नासिक के पश्चात कैसे रहा, यह ग्रंथों में समाहित है, जिसे पढ़ा जा सकता है। इसलिए उन पर टिप्पणी करने वाले अध्ययन कर लें उनके जीवन का और उनके कार्यों का,
और अपना चाल, चरित्र और चेहरा भी देख लें। एक बार अपने पुरखों से पूछ लें कि जब स्वतंत्र वीर सावरकर किशोरावस्था में नासिक की चौक चौराहों पर मां भारती का झंडा लेकर आवाज बुलंद कर रहे थे तो उनके पुरखे किसकी खिदमत में थे। हिंदुस्तान पोस्ट में खबरें पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।